ये कहने के बाद अपना सर टेबल पर पटकने लगता है। उसकी मॉम कहती है, ओ मैं तुमसे खुश हुई, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। और हाँ, अब जब तुमने मुझे इसके बारे में याद ही दिला दिया है तो मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। वो कहता है, क्या? वो बताती है, हम लोग वैसे भी अगले हफ्ते एप्टन में जाने वाले थे, लेकिन मैं ये चीज तुम्हें बताना भूल गई थी। ये सुनते ही डियाब्लो का मूड पूरी तरीके से खराब हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें फालतू में इतना भोला बन रहा था, मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि मैंने ये सब किया। मैं इस चीज का बदला भी गॉड से लूंगा। तभी डियाब्लो वहां से निकल कर बाहर आ जाता है और वहां पे भी उसको सुकून नहीं मिलता क्योंकि वहां पर लाश खड़ा होता है। वो कहता है, अभी तुम क्या कर रहे थे? जिमी बताता है, मैं सारा और मॉम से बात कर रहा था। लाश पूछता है, आखिर तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? जिमी कहता है, तुमसे मतलब? वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो बताता है, मुझे एल से कुछ बात करनी थी, मुझे उनको बताना था कि मैं कुछ दिन में एप्टन के लिए निकल रहा हूँ। और हाँ, मुझे तुम्हें भी एक बात बतानी थी, रिकी और एना भी मेरे साथ ही एप्टन में जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि मेरी ये बात सुनकर तुम्हारे दिल पर धक्का पहुंचा होगा। जिमी कहता है, क्या? लाश कहता है, रिकी और एना तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं भूलेंगे। हालांकि तुम लोग काफी दूर रहोगे, लेकिन फिर भी उससे तुम्हारी दोस्ती पर कोई भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा। जिमी का मूड पहले से ही खराब था और अब लार्स की बातों से और भी ज्यादा उसका मूड खराब हो जाता है। तभी लार्स उसको गले से लगा लेता है। वो उसे कहता है, रिकी कुछ टाइम बाद तुमसे मिलने आएगा जरूर, और हाँ, अगर तुम अकेला महसूस करो तो तुम मुझसे भी बात कर सकते हो। वो वहां से निकल जाता है। अब जिमी के गुस्से का पारा बहुत ज्यादा चढ़ चुका होता है। वो कहता है, पीरो, तुम्हें अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में कुछ करना चाहिए, वो सब के सब बहुत ही ज्यादा कम दिमाग के हैं। देन तभी टाइम स्किप होता है। हम लोग देखते हैं जिमी की मॉम एंड डैड को। उसकी मॉम एल को बता चुकी होती है कि उसके फादर इस बार जिमी से भी मिलना चाहते हैं। एल कहता है, लेकिन आखिरकार वो जिमी से क्यों मिलना चाहते हैं? मॉम कहती है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? एल कहता है, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मॉम कहती है, तो क्या हो गया? हमारे साथ तो वैसे भी वेल्टन हाउस होल्ड के सबसे पावरफुल नाइट्स जा रहे हैं। एल कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे चिंता है जिमी की। जिमी अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर है और उसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। अगर वो इस बार भी लास्ट टाइम के तरीके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मुझे डर है कि नाइट्स की ग्रैंड मास्टर भी उसको नहीं रोक सकते। मॉम बताती है, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो जिमी ही वहां जाने की जिद कर रहा था। और आप हम लोगों की सिक्योरिटी की चिंता मत करो, क्योंकि लास्ट भी हम लोगों के साथ जाएगा। और आपको तो पता ही है, वो एक डिवाइन एग्जीक्यूटर है। देन उनके बीच में कुछ प्यार भरी बातें होती हैं और मुझे वो सब बताने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यही सब बातें सुनने आए हो। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, जो कि इस बार बिना ब्लैक की मदद से हवा में उड़ रहा होता है। वो कहता है, तो आखिरकार मैंने कर ही लिया। उस जेम ऑफ लाइफ की पावर को सोखने में मुझे 2 दिन से भी ज्यादा समय लग गया, लेकिन ये पूरी तरीके से वर्थ इट है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही एक रैंक 6 का मेज बन जाऊंगा। हालांकि मेरी अभी भी पावर्स पहले जितनी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी पहले के हिसाब से मैं काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। उड़ते उड़ते वो एक झोपड़ी के ऊपर आ जाता है और हम लोगों को पता चलता है वहाँ होते हैं एजार्ट एंड राइजा। वो डियाब्लो को देखते ही उसके सामने अपना सर झुकाने लगते हैं। वो उन दोनों को बताता है कि वो जल्द ही एप्टन के लिए निकल रहा है। दोनों के दोनों जैसे डियाब्लो की बात सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं। राइजा कहता है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा दूर है, वो तो नॉर्थर्न रीजन में है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जाने के लिए 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। एजार्ट कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है हम लोगों को फिर से 1 महीने के लिए जंगल में रहना पड़ेगा और वापस से लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी? अब वापस से मेरे लकड़हारा बनने का मन नहीं है। डियाब्लो गुस्से में आते हुए कहता है, तो क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? दोनों को दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, अगर आप कहे तो हम लोग पूरी जिंदगी लकड़हारा बन जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। डियाब्लो कहता है, अच्छी बात है, लेकिन इस बार तुम दोनों मेरे साथ आओगे। मुझे हाल ही में अपनी एक ऐसी चीज के बारे में याद आया है जिसको मैं बहुत पहले खो चुका था। डियाब्लो एक स्पेल का यूज करता है, तभी उन दोनों के पीछे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है। इसी वजह से वो दोनों ही डर जाते हैं। मास्टर, अब आखिरकार ये क्या है? डियाब्लो बताता है, ये मेरे अनडेड सोल्जर्स के लिए वेयर हाउस है, और अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो आज से ये तुम्हारा नया घर है। वो दोनों वापस से आनाकानी करने लगते हैं। क्या, हमारा घर? लेकिन ये जगह तो बहुत ज्यादा डरावनी है। डियाब्लो कहता है, तो तुम लोग भी तो अनडेड हो, अपना मुंह बंद रखो और अंदर जाओ। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। डियाब्लो सोच रहा होता है, आखिर मैंने इनको बनाते समय क्या गलती कर दी? नॉर्मली अनडेड सोल्जर्स में किसी भी तरीके की इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों तो बहुत ज्यादा इडियट हैं। उसके साथ ही इसी खासियत की वजह से मेरे कुछ और ज्यादा काम भी आने वाले हैं। देन वो दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं और डियाब्लो को बताते हैं कि जब वो अंदर थे उनको अपने अंदर बहुत सारी पावर्स महसूस हो रही थी। डियाब्लो कहता है, हाँ, ये भी मेरे मैजिक की वजह से है। एक्चुअली में ये पूरी जगह ही मेरी पावर से बनी हुई है और इसके अंदर जो भी अनडेड सोल्जर्स रहते हैं वो धीरे धीरे करके मेरी पावर सोखते हैं और वो जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। राजा कहता है, तो फिर आपको तो काफी ज्यादा दिक्कत होती होगी, है ना? डियाब्लो कहता है, क्यों, तुम्हें मेरी पावर्स पे शक है क्या? अगर ये जगह मेरे ऊपर बटन होती तो मैं तुम्हें ये दिखाता ही क्यों? एजार्ट कहता है, मुझे आपकी पावर्स पूरी तरीके से भरोसा है, तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोगों को इसके अंदर भी न जाना पड़े और हम लोग एक झटके से ही काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए? क्योंकि हालांकि ये जगह
बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से स्केलेटन्स और बोन से भरी हुई है। एजार्ड इससे पहले ज्यादा कुछ कह पाता, राजा उसके मुंह को बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि इसकी वजह से डियाब्लो काफी ज्यादा गुस्सा हो सकता है। और ऐसा ही होता है। डियाब्लो एजार्ड को 300 पुशअप्स की पनिशमेंट दे देता है और फिर देखते ही देखते वो टाइम आ जाता है जब जिमी को हैप्टन के लिए निकलना होता है। हम लोग देखते हैं एल्वेल्टन जिमी को बच्चों की तरीके खिला रहा होता है, जिसकी वजह से जिमी का भी मूड खराब हो रहा होता है। एल कहता है तुम अपनी मॉम और अपनी बहन का ख्याल रखना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जिमी कहता है हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एल उसको गले से लगा लेता है और जिमी भी इस बार ओवर रिएक्ट नहीं करता, जिससे कि हम लोग समझ जाते हैं कि जिमी की पर्सनैलिटी में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। देन वहाँ पर फियर नाइट्स के लीडर आ जाता है। वो कहता है मैं यहाँ से निकलने से पहले आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कौन से रास्ते से वहाँ पर जाएंगे। देन हम लोग देखते हैं जिमी कैरेज में बैठा होता है। वो सोच रहा होता है फियर नाइट के लीडर ये कह रहा था कि हम लोग सेफेस्ट रूट से जाएंगे, हालांकि उसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पहुँचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये लोग तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग देखते हैं फियर नाइट के लीडर के साथ में लार्स भी होता है। लार्स कहता है मैं आगे से लोगों के ऊपर नजर रखूंगा, और उसको आगे जाते हुए डियाब्लो भी देख लेता है। वो सोच रहा होता है आखिर पियरो ने मुझे वहाँ पर क्यों बुलाया है। जो भी हो, मेरे ख्याल से उसका गलत इंटेंशन नहीं है, क्योंकि अगर उसको मेरे खिलाफ जाना ही होता तो अभी तक तो मेरे बारे में वो सारी गॉड्स को पता चुकी होती। लेकिन अब शायद वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अब चीजें पहले के हिसाब से ज्यादा बदल चुकी हैं। हम लोग देखते हैं रिकी को, जो कि सारा को खिला रहा होता है, बट सारा जैसे उसकी शक्ल देखती है वो जोर जोर से रोने लगती है। जिमी रिकी पर गुस्सा करने लगता है। रिकी कहता है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। देन ऐसा ही 2 दिन का समय बीत जाता है। हम लोग देखते हैं वो लोग अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे जोरदार बारिश भी हो रही होती है। हम लोग देखते हैं रिकी को छोड़कर कैरेज के अंदर सब लोग सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लार्स आ जाता है, जो कि रिकी से बात करने लगता है। एंड डियाब्लो की भी आंखें खुल चुकी होती हैं। वो पूछता है आखिर में कितने टाइम से सो रहा था। रिकी बताता है 2 घंटे से। लार्स कहता है तुम लोग काफी लंबे समय से कैरेज में बैठे हो, इसी वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा बोर भी हो गए होगे, है ना। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हम लोग अभी जिस माउंटेन से निकल रहे हैं उसका नाम है माइत्रियन माउंटेन, और इसी के बारे में काफी सारे मिथ प्रचलित हैं। उसके बाद सुनकर रिकी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। डियाब्लो कहता है मुझे मिथ वाली बातें नहीं पसंद है। लार्स कहानी सुनाते हुए कहता है तो ये कहानी है उस जमाने की जब ये पूरा माइत्रियन माउंटेन सीगल माउंटेन हुआ करता था, और ये बहुत बड़ा माउंटेन था जब आसमान में ड्रैगन उड़ा करते थे और माउंटेन्स पे एल्व्स रहा करते थे। एक बार आसमान में 2 ड्रैगन अपीयर हुए। ड्रैगन्स की बात सुनते ही जिमी उसकी कहानी में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो बताता है एक था ब्लैक ड्रैगन जो कि इविल से एसोसिएटेड था, और एक ड्रैगन था ब्लू ड्रैगन जिसका नाम था मायत्रे। मायत्रे एक ह्यूमन मेज के प्यार में पड़ गया था, और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब कोई ड्रैगन इंसान के प्यार में पड़ जाए। इसीलिए ड्रैगन्स की पूरी क्लैन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने ह्यूमन मेज को मारने के लिए ब्लैक ड्रैगन को भेजा। तभी उन दोनों ड्रैगन्स के बीच में लड़ाई हुई। उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसकी वजह से ये पूरा माउंटेन काफी ज्यादा टुकड़ों में टूट गया, और यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी नदी का निर्माण हुआ। एक काफी ज्यादा लंबे फाइट के बाद मायत्रे जीत गया, लेकिन इस लड़ाई में उसने अपने प्यार को खो दिया। तब से ये कहा जाता है कि मायत्रे अभी भी इस माउंटेन में रहता है, और जब से उसने अपने प्यार को खोया है तब से वो बस यहाँ बैठकर शोक मना रहा है। एना कहती है हाँ, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना था। कहा जाता है इसी की वजह से यहाँ पर लगातार बारिश हुआ करती है। लार्स कहता है ओ, तो तुम्हें भी इस लेजेंड्स के बारे में पता है। डियाब्लो सोच रहा होता है हालांकि ये स्टोरी एक मिथ भी हो सकती है, लेकिन पहले जमाने में ड्रैगन्स हुआ करते थे और वो उस जमाने में भी लेजेंडरी क्रिएचर्स माने जाते थे। वो तभी लार्स स्टोरी के बारे में कुछ पूछने वाला होता है। तभी उनके कैरेज के बाहर बिजली गिरती है, जिसकी वजह से सब लोग चौंक जाते हैं। जिमी की मोम शारा को शांत कराते हुए कहती है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चिट्टी मर गई, चिट्टी मर गई। जिमी कहता है हाँ, ये वैसे भी सिर्फ बारिश ही है, इसमें डरने जैसी बात ही क्या है। तभी उसको कुछ बहुत ही अजीब और महसूस होता है, और उसी वक्त उनके कैरेज के बगल में जो पेड़ होता है उस पर बिजली गिरती है, और वो पेड़ घोड़ों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनका पूरा कैरेज पलट जाता है। तभी डियाब्लो की मदर और सिस्टर खाई में गिरने लगती हैं, बट इससे पहले कि वो पूरी तरीके से गिर जाती, वो अपने एक स्पेल का यूज करता है और अपनी मदर सिस्टर एक होने से बचा लेता है। वो इनविजिबल स्टिंग का यूज करके उन लोगों को ऊपर ले आता है, बट तभी उसका हाथ वहाँ से फिसल जाता है और वही उल्टा खाई में गिर जाता है। वो कहता है आप लोग चिंता मत करो, मैं फ्लाइंग स्पेल को कास्ट कर सकता हूँ, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। वो कहता है ये तो माना बर्न है। माना बर्न एक एक्सट्रीमली हाई रैंक स्पेल है जो कि किसी भी तरीके का मेज का पूरा माना सोख कर उसको बिल्कुल कमजोर बना देता है। मैजिक न यूज कर पाने की वजह से डियाब्लो पूरी तरीके से बेबस हो जाता है और लगातार खाई में गिर रहा होता है। तभी उसको एक आवाज आती है तुम कौन हो, क्या तुम एक ड्रैगन हो। वो कहता है क्या ड्रैगन। हम लोग देखते हैं जिमी की मॉम को, जो कि जिमी की वजह से काफी ज्यादा डर गई होती है। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही होती है। नाइट्स उसको संभाल रहे होते हैं। लार्स जिमी की मॉम से कहता है मैं आपकी चिंता को समझता हूँ, लेकिन जिमी बिल्कुल सही होगा, और मैं ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा फील कराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता है कि जिमी क्या क्या कर सकता है, मुझे पता है वो अभी खतरे में है, बट जैसे उसके पास इनफ माना हो जाता है वो हम लोगों के पास बड़े आराम से वापस आ जाएगा। और हाँ, मैं फिर भी उसको देखने के लिए नीचे जाऊंगा।
मुझे पता है नीचे बाढ़ आई हुई है और पानी काफी तेजी से बह रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इसी वजह से ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। सब लोग उससे यही कह रहे होते हैं कि अगर वो वहाँ पर जाएगा तो वो भी मर जाएगा। लार्स कहता है आप सब लोग चिंता मत करिए, मैं अगले 3 घंटे में जिमी को लेकर लौट आऊंगा। देन तब एक सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाई जाती है एक गुफा और उस गुफा में किसी ने जिमी को बांधा होता है। हम लोग देखते हैं उसकी आंखें खुल चुकी होती हैं, बट वो समझ नहीं पा रहा होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है तो तुम उठ गए। हम लोग देखते हैं ये होती है एक लड़की।